हर साल दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। एक ऐसा संकट जो अब हमारी आदत सा बन चुका है। लेकिन क्या हो अगर इसका एक सीधा साधा समाधान पहले से ही मौजूद हो? जी हां, आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 94 भारत में हैं। जी, आपने सही सुना, 90 और 4 94। और जब दिल्ली की बात आती है तो कहानी और भी गंभीर हो जाती है। हाल ही में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI 795 तक पहुंच गया था। अब मजे की बात यह है कि जिस स्केल पर यह नापा जाता है वो स्केल बना ही सिर्फ 500 तक के लिए है। मतलब स्केल ही टूट गया। और रुकिए, ये यहीं खत्म नहीं होता। कुछ इलाकों में तो ये आंकड़ा 1700 के भी पार चला गया। 1700! ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि अब तो कुछ वेदर ऐप्स नंबर दिखाना छोड़कर सीधे खोपड़ी वाला इमोजी दिखाने लगे हैं। मतलब टोटल डेंजर। तो ठीक है, ये तो हो गए आंकड़े, बड़े बड़े डरावने आंकड़े। लेकिन इन नंबर्स का असल जिंदगी में लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक इंसानी त्रासदी है। सोचिए, शहर में होने वाली हर 7 मौतों में से एक मौत की वजह सीधी सीधी ये जहरीली हवा है। यहां बच्चों के फेफड़े, उन बच्चों के जिन्होंने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, उनके फेफड़े 40 साल के चेन स्मोकर जैसे हो गए हैं। और इसका मतलब यह है कि दिल्ली में आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सिर्फ इस हवा में सांस लेने की वजह से अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल कम जिएगा। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो क्यों जाती है? क्या है इसके पीछे का साइंस? कौन कौन सी चीजें मिलकर इस शहर को एक गैस चेंबर बना देती हैं? इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा विलन है उसका नाम है PM 2.5। अब ये क्या बला है? ये हवा में मौजूद इतने छोटे, इतने बारीक कण होते हैं कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समझने के लिए सोचिए कि हमारे सिर का जो एक बाल होता है ना, ये कण उससे भी 30 गुना ज्यादा छोटे होते हैं। और इतने छोटे होने की वजह से ही ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे शरीर के सारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम मतलब नाक, गला, फेफड़ों सबको धोखा देकर सीधे हमारे खून में घुस जाते हैं। तो ये PM 2.5 आता कहां से है? दिल्ली के साथ कई चीजें एक साथ गड़बड़ हो जाती हैं। सबसे पहले तो इसकी बनावट, इसकी ज्योग्राफी। दिल्ली एक तरह के कटोरे में फंसी हुई है जिसके एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां। फिर सर्दियों में एक चीज होती है जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आसान भाषा में समझें तो गर्म हवा की एक चादर ऊपर बन जाती है और सारे धुएं और जहर को नीचे जमीन के पास ही कैद कर लेती है। ये चादर इतनी नीचे होती है कि सारा प्रदूषण सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई में फंस कर रह जाता है। अब इस कटोरे में पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं हवाओं के साथ बहकर सीधा अंदर आता है। और फिर दिल्ली के अपने सोर्स तो हैं ही, 1.25 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां, हर तरफ चलता कंस्ट्रक्शन, और हां, सबसे ज्यादा बदनाम पराली का जलना, जो पीक दिनों में दिल्ली के 40% तक PM 2.5 के लिए अकेला जिम्मेदार होता है। तो ये सारी दिक्कतें सुनकर ऐसा लगता है कि दिल्ली की किस्मत ही खराब है ना, कि इस ज्योग्राफिकल क्रैप से निकलना नामुमकिन है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए एक ऐसे शहर की बात करते हैं जिसकी कहानी बिल्कुल दिल्ली जैसी थी, और वो शहर है बीजिंग। अब इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए, ये बिल्कुल आईने में अपनी शक्ल देखने जैसा है। बीजिंग भी एक ज्योग्राफिकल बोल में है। वहां भी सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, वहां भी खेती का कचरा जलता था, और हवा के पैटर्न भी वैसे ही थे। मतलब जो जो सिरदर्द दिल्ली के हैं वो सारे सिरदर्द बीजिंग के भी थे, बिल्कुल सेम टू सेम। और बात सिर्फ दिक्कतों की नहीं है, संकट का लेवल भी एक जैसा था। साल 2013 में बीजिंग का PM 2.5 लेवल 755 तक पहुंच गया था। इतना बुरा कि दुनिया भर की मीडिया ने इसे एयरपोकैलिप्स का नाम दिया था, मतलब हवा का कहर। यह आंकड़ा लगभग उतना ही है जितना दिल्ली का आज है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी थी तो फिर बीजिंग ने ऐसा क्या कर दिया जो हम नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने इस एयरपोकैलिप्स से जंग कैसे जीती? इसकी शुरुआत हुई एक ऐलान से, एक बहुत बड़े ऐलान से। 2013 में चीन के प्रीमियर ने कहा, हम प्रदूषण के खिलाफ वैसी ही जंग छेड़ेंगे जैसे हमने गरीबी के खिलाफ छेड़ी थी। ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई स्कीम या कोई अभियान नहीं कहा, उन्होंने कहा जंग, वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। इस ऐलान के बाद एक जबरदस्त 5 पॉइंट एक्शन प्लान लागू किया गया। पहला,
2000 से ज्यादा बड़ी बड़ी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया गया। दूसरा, लाखों घरों में जलने वाले कोयले के चूल्हों को हटाकर उन्हें क्लीन एनर्जी दी गई। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी गई, नए सबवे, हजारों इलेक्ट्रिक बसें। चौथा, किसानों के लिए पराली जलाना इतना महंगा और मुश्किल बना दिया कि उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। और पांचवा और सबसे जरूरी, इन सारे नियमों को सैटेलाइट से मॉनिटर किया गया और जो अफसर काम नहीं कर पाया उसकी जवाबदेही तय की गई, मतलब कोई बहाना नहीं। तो फिर से वही सवाल, अगर बीजिंग ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हमारे यहां क्या अटका हुआ है? कहां है वो इम्प्लीमेंटेशन ग्रिडलॉक? हमारे यहाँ प्रॉब्लम की शुरुआत ही कंफ्यूजन से होती है। अलग अलग सरकारी एजेंसियां हैं और वो इस बात पर ही सहमत नहीं हो पाती कि भाई प्रदूषण आ कहां से रहा है। कोई कहता है गाड़ियों से, कोई कहता है पराली से, कोई कहता है इंडस्ट्री से। और जब डेटा ही साफ नहीं है तो शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। सब एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और नतीजा हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। कंस्ट्रक्शन बैन कर दो, सड़कों पर पानी छिड़क दो, बस हो गया काम। कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं। और ये स्लाइड, मतलब ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देती है। देखिए कि हवा साफ करने के लिए जो पैसा आता है वो जाता कहां है। 64% पैसा 64% धूल कंट्रोल करने पर खर्च होता है। और जो असली विलन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उन पर कितना खर्च होता है? सिर्फ 0.61%। 0.61 मतलब 1% भी नहीं। अब आप खुद ही समझ जाइए। तो जब सिस्टम ऐसा हो तो क्या इसका मतलब है कि हमें बीजिंग जैसे तानाशाही मॉडल की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत, असली समाधान कहीं और है। वो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत में, लोगों की अपनी आवाज में, पब्लिक विल में। और इसके उदाहरण पूरी दुनिया में हैं। अपने भारत में ही देखिए, केरल में जब कोको कोला की एक फैक्ट्री ने पानी को जहरीला करना शुरू किया तो वहां के आम गांव वालों ने, खासकर आदिवासी महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया। और पता है क्या हुआ? वो जीते, फैक्ट्री को बंद होना पड़ा। न्यूयॉर्क में देखिए, जब कुछ मकान मालिक प्रदूषण फैलाने वाला तेल इस्तेमाल कर रहे थे तो एक्टिविस्ट ने उनका नाम पब्लिक कर दिया। इतना दबाव बना कि नियम बदलने पड़े, वो भी जीते। और इंडोनेशिया की सिटारम नदी, जो दुनिया की सबसे गंदी नदी मानी जाती थी, वहां के लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया, फैक्ट्रियों पर दबाव बनाया और आज वो नदी फिर से सांस ले रही है। तो आखिर में कहानी इन दो शहरों के टाइमलाइन पर आके रुकती है। 2013 बीजिंग और दिल्ली दोनों का हाल एक जैसा बुरा था। बीजिंग ने प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 2018 सिर्फ 5 साल में बीजिंग ने अपना प्रदूषण 35% कम कर दिया। और 2024 आज बीजिंग अपनी अब तक की सबसे साफ हवा में सांस ले रहा है और दिल्ली का AQI 1700 के रिकॉर्ड पर है। तो मुद्दा साफ है, बीजिंग के पास भी वही बहाने हो सकते थे, वही मजबूरियां थीं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक सहूलियत और बच्चों के फेफड़ों के बीच एक चुनाव किया। उन्होंने अपने बच्चों के फेफड़े चुने। सवाल अब यह है कि हम क्या चुनेंगे?